नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल दिया है, तो इसके क्या मायने हैं, इंडिया से ये कैसे रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित। तीसरा आर्टिकल 2021 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही, डिटेल से एनालाइज करेंगे इस तीसरे आर्टिकल में। चौथा आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है। कोट है आज का एली खमारोव का, पुवर्टी देखो एक ऐसी पनिशमेंट है उस क्राइम के लिए जो कभी उसने गरीब पर्सन ने घटित किया ही नहीं है। मतलब कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे देखो ऐसे क्राइम की सजा मिल रही है जो उसने कमिट नहीं किया है। ये कोट पुवर्टी से संबंधित जब आपको कुछ लिखना हो तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो पॉकिस्तान में हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 36वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और इस मीटिंग में ना पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल मिला। यानी अभी तक पाकिस्तान ने कभी कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाई थी, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल मिला पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। ये जो इनकी पॉलिसी है ना, ये देखो 5 साल तक वैलिड रहेगी, 2022 से लेकर 2026 के बीच में। इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में बोला गया है पाकिस्तान के हर एक नागरिक को सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी प्रोवाइड करना। इस पॉलिसी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेंटर में रखा गया है। देखो कई बार आपके जहन में आता होगा कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ वायलेंस और डिफेंस इन सब चीज़ों से है। नहीं, सिक्योरिटी देखो हर एक डायमेंशन में होती है। जैसे पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मतलब डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी, सबको वोट, जो एलिजिबल एज है सबको वोट देने का अधिकार रहेगा, इलेक्शन लड़ने का अधिकार रहेगा, ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी है। ह्यूमन सिक्योरिटी, जैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हर एक के पास कम से कम इतना पैसा तो जरूर होना चाहिए, वो अपनी जीवन याचिका आसानी से चला सकें। तो ये सब एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ पीस, वायलेंस, डिफेंस इन सब चीज़ों से नहीं होता। सिक्योरिटी की काफ़ी सारी डायमेंशंस होती हैं। तो पाकिस्तान ने ना अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेंटर में रखा है और इकोनॉमिक एंड मिलिट्री मैटर्स के अलावा और काफ़ी सारे इश्यूज़ को भी तवज्जो दी है, जैसे फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म, वाटर सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक्स। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि ये ऐतिहासिक मूवमेंट है जब पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल दिया। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल मिला है ना, ये पाकिस्तान की सरकार ने अप्रूवल दिया है। जबकि आपको तो पता है पाकिस्तान में चलती किसकी है, आर्मी की। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या आर्मी की सहमति है इस पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर जिसको अप्रूवल मिला है? क्योंकि अभी तक तो देखो सिर्फ ये खबर सामने आई है कि अप्रूवल मिला है। पब्लिक डोमेन में इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज नहीं किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में हम इसका पब्लिक वर्जन भी रिलीज करेंगे। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोइद डब्ल्यू यूसुफ, इन्होंने कहा कि हम 7 से लेकर 10 दिनों के बीच में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज करेंगे पब्लिक डोमेन में। लेकिन देखो कितने दिनों में ये पब्लिक डोमेन में रिलीज होगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आर्मी और पाकिस्तान की सरकार क्या सेम पेज पर हैं इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लेके। अगर देखो डिफरेंसेस है ना, तो फिर आने वाले दिनों में बहुत जल्द नियर फ्यूचर में ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये पब्लिक डोमेन में नहीं आने वाली है, क्योंकि आर्मी बोलेगी कि भैया हमें डिफेंड करना है पाकिस्तान को, तो ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ना इसको हम नहीं मानते। इसके बाद राइटर बोलते हैं, चलो एक पल के लिए हमने ये मान भी लिया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो भी सहमत है पाकिस्तान की इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या पाकिस्तान का ट्रांसफॉर्मेशन होगा? पाकिस्तान देखो अभी एक हार्ड मिलिट्री सिक्योरिटी स्टेट है। इसका मतलब ये है पाकिस्तान में जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है ना उस पर पहला हक पाकिस्तान की मिलिट्री का होता है। बाद में वो रेवेन्यू यूटिलाइज होता है बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर जो भी आवश्यकता है उन चीज़ों के लिए। एक फेमस कहावत भी आपने सुनी होगी, वैसे तो देखो
देशों की मिलिट्री होती है, जैसे इंडिया की मिलिट्री है, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री का स्टेट है, यानी मिलिट्री का देश है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, आज़ादी से लेके अभी तक लोगों को ये कन्विंस करवाते आई है कि हमारे लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। सबसे ज़्यादा तो नाम लिया जाता है इंडिया का। इंडिया जैसे दुश्मनों से पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए देश के रेवेन्यू पर पहला हक पाकिस्तान की मिलिट्री का है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, वो उन रिसोर्सेज का यूज़ करती है बहुत बार अपने ऑफिसर्स को प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने के लिए। आपने भी सुना होगा पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे काफ़ी सारे मॉल खोल रखे हैं, बहुत सारी ज़मीनें ले रखी हैं पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने। तो क्या पाकिस्तान अब इस हार्ड मिलिट्री सिक्योरिटी स्टेट से ट्रांसफॉर्म होगा ऐसे स्टेट में जहां पर मिलिट्री भी बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह पाकिस्तान के स्टेट से रेवेन्यू मांगेगी कि आप हमें पैसा दीजिए? जैसे हमारे देश में होता है ना, हमारे देश में आर्मी कहती है कि आप ज़्यादा एलोकेट कीजिए, नेवी कहती है हमें ज़्यादा पैसों की जरूरत है, तो सरकार अपने हिसाब से फिर पैसे एलोकेट करती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान इंडिया जैसी सिचुएशन में आएगा? इसकी संभावना तो देखो काफ़ी कम दिखाई देती है। राइटर विवेक कार्जू 40 साल पुरानी एक घटना का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जब जिया उल हक प्रेसिडेंट थे ना, तो एक पाकिस्तानी सिटीजन से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान में आर्मी ना सब कुछ कंट्रोल करती है डिफेंस के नाम पर, लेकिन एक्चुअल में वो डिफेंस करती है खुद का ही, यानी खुद के लिए ही वो सब कुछ कंट्रोल करती है, लेकिन डर दिखाती है इंडिया का और बाकी दुश्मन देशों का। राइटर कहते हैं उस पर्सन की ना बात जो है ना आज भी वैलिड है। हालांकि उसने ये बात 40 साल पहले बोली थी, लेकिन वो बात आज भी वैलिड है। अगर वास्तव में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की चेंज लाने के लिए होती ना, तो पहला स्टेप ये लिया जाता इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कि पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लेके आना कि पाकिस्तान की मिलिट्री कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया है। और देखो, इसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान को एक क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या वो इंडिया से रिलेशन से इंप्रूव किए बिना पाकिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी अचीव कर सकता है? क्या इंडिया से रिलेशन से इंप्रूव किए बिना पाकिस्तान ग्रोथ और नॉर्मलसी के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है? देखो, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है ना इंडिया से 1947 में, जिस आधार पर पाकिस्तान की डिमांड की गई थी वो आधार क्या था? टू नेशन थ्योरी। मुस्लिम्स के लिए अलग से देश होना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग से देश होना चाहिए। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय इस थ्योरी को नहीं माना था, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब देखो, पाकिस्तान को मुस्लिम्स के नाम पर अलग से देश मिला, तो ये दिखाना तो पड़ेगा ना कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो अलग है। वास्तव में पाकिस्तान की आइडेंटिटी इंडिया से अलग है नहीं। आप इतिहास पढ़ते हो, हमारी आइडेंटिटी सेम है। इवन ब्रिटिश काल में भी भगत सिंह और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो उन्होंने लाहौर पे दूसरी जगहों पर ऑपरेशंस कैरी आउट किए। और भी पीछे जाइए, मेडिवल ईरा में, एंशिएंट ईरा में, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी आइडेंटिटी सेम है। लेकिन अब पाकिस्तान का निर्माण हो गया मुस्लिम्स के लिए अलग देश के नाम पर, तो उनको दिखाना पड़ता है ना कि हमारी आइडेंटिटी इंडिया से अलग है। तो वो आप देखो अपने मिसाइल्स का नाम कैसे रखते हैं, गोरी, गजनी, जबकि वो इस धरती के है ही नहीं, वो पाकिस्तान के नहीं है। वो या तो सेंट्रल एशिया से आए या फिर वेस्ट एशिया से आए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी ना आइडेंटिटी इंडिया से अलग दिखाने के लिए कुछ ना कुछ अलग करता रहता है। और इसी से उपज के आती है इंडिया के लिए नफरत। अपने लिए पाकिस्तान जो आइडेंटिटी की तलाश कर रहा है ना पिछले 75 ईयर्स से, इसी के चलते पाकिस्तान कश्मीर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान को लगता है कश्मीर अगर इंडिया से अलग हो गया तो उनकी बात सही साबित होगी, टू नेशन थ्योरी वाली, कि देखो मुस्लिम्स सिर्फ अलग से देश में रह सकते हैं, मुस्लिम्स इंडिया के साथ नहीं रह सकते। और इंडिया के लिए ये सेकुलरिज्म का टेस्ट है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय भी कहा था कि हम इंडिया का निर्माण धर्म के नाम पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो, इंडिया के खिलाफ ये जो हॉस्टिलिटी है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान रैशनल पॉलिसीज को इंडिया के अगेंस्ट नहीं अडोप्ट कर पा रहा है। इवन ऐसी ऐसी पॉलिसीज पाकिस्तान अपनाता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती हैं। आप ये एग्जांपल लीजिए, 5 अगस्त 2019 को जब हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया,
तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये स्टैंड ले लिया कि जब तक इंडिया में स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का वापस नहीं लाया जाएगा तब तक हम इंडिया के साथ व्यापार नहीं करेंगे। जबकि देखो, इंडिया के साथ व्यापार करने में पाकिस्तान को फायदा होता है, पाकिस्तान के ट्रेडर्स को फायदा होता है, पाकिस्तान के लोगों को फायदा होता है। लेकिन वही बात, इंडिया के खिलाफ नफरत के चलते पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं लेता है। जैसे देखो, इंडिया है, बेशक आप कुछ भी बोलिए, इंडिया चाइना के साथ एंगेज कर रहा है अभी भी, हालांकि बॉर्डर पर डिस्प्यूट है लेकिन एंगेजमेंट नहीं छोड़ा गया है। आगे आर्टिकल आएगा भी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित आज की ही डिस्कशन में। लेकिन पाकिस्तान इस प्रकार से रैशनल डिसीजन नहीं लेता है। एक और एग्जांपल देखिए, देखो जिस प्रकार से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ प्रोक्सी वार में कश्मीर में आतंकवाद का यूज करता है, किसके नाम पर? इस्लाम के नाम पर। यानी पाकिस्तान में जो यूथ हैं उनको इस्लाम के नाम पे उनका माइंड वॉश किया जाता है और भेज दिया जाता है इंडिया में लड़ाई करने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए इस्लाम का यूज करना, ये जो पाकिस्तान की रणनीति है ना, आज पाकिस्तान को ही खा रही है। आप देखिए पाकिस्तान में आज के समय में कितने ज़्यादा इस्लामिक सेक्ट्स बन गए हैं और कितने सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे टीटीपी देखिए, तहरीक-ए-तालिबान, जो धर्म के नाम पर पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट लड़ रही हैं। आप तहरीक-ए-लबाक देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया इस मांग के चलते कि फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाला जाए। यानी सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑब्सेशन के चलते पाकिस्तान ने यह रणनीति अपनाई कि इस्लाम का यूज करना इंडिया के अगेंस्ट है। अब वही रणनीति पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। इस इशू से संबंधित देखो, हमने एक अलग से डिस्कशन भी की थी कि पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज्ड क्यों है। ये जो वीडियो है ना, दूसरे चैनल पे है, सुमित रेवरी वाले चैनल पे है। आपको टाइम मिले तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे पाकिस्तान में सोसाइटी की रेडिकलाइजेशन से संबंधित। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे ना मेंटेन करके पाकिस्तान ने अपने दूसरे नेबरिंग पार्टनर्स का रुख किया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना। काफ़ी समय से पाकिस्तान चाइना पर डिपेंडेंट है अपने डिफेंस और मिलिट्री मैटर्स के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को ये लगने लगा है चाइना हमारी मदद करेगा इकोनॉमी को भी ट्रांसफॉर्म करने में। उस वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर को काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तवज्जो देता है। इस प्रोजेक्ट के तहत कनेक्टिविटी, पोर्ट डेवलपमेंट, पावर प्रोडक्शन, दूसरी इन्वेस्टमेंट की जा रही हैं। राइटर का व्यू ये है, देखो आप कितना भी सोचिए, कितना भी बोलिए, ये सब चीज़ें जो हैं इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकती। इंडिया आपका बड़ा नेबरिंग कंट्री है और इंडिया को इग्नोर करके आप ग्रोथ के रास्ते पर नहीं चल सकते। फिर लास्ट में तो एक एनेक्डोट का जिक्र किया जाता है। 25 साल पहले चाइना के राष्ट्रपति जियांग जेमिन पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे और पाकिस्तान सीनेट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, कुछ समय के लिए आप डिस्प्यूट्स को छोड़ दीजिए और डिस्प्यूट्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इंटरस्टेट टाइज पर। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपने मित्र देश के प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी और पाकिस्तान इंडिया के साथ डिस्प्यूट्स छोड़ने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से काफ़ी समय से टेररिज्म प्रमोट करता आया है और अभी भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझने की आवश्यकता है कि वो खुद का ही नुकसान कर रहा है इसकी वजह से। और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अगर पाकिस्तान सफल बनाना चाहता है तो इंडिया के खिलाफ हॉस्टिलिटी छोड़नी होगी और इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे मेंटेन करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस स्कीम के तहत जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं ना, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन या फिर दूध पिलाती मदर्स, उनको देखो 5,000 का कैश इंसेंटिव दिया जाता है 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर। जैसे देखो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो जाती है चेकअप के लिए रेगुलर टाइम पर, तो पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। बच्चे के जन्म के बाद जैसे अगली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। बच्चे को टीका लगवाया जाता है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। मतलब टोटल एक बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये का कैश इंसेंटिव दिया जाता है, प्रोवाइडेड प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करे, जैसे अपना रेगुलर चेकअप करवाना और बच्चे के जन्म के बाद वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ें। मतलब एग्जैक्ट कंडीशंस क्या है वो तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन एसेंस आप समझ गए होंगे। मकसद इस स्कीम को लॉन्च करने का ये था,
एक तो सेफ डिलीवरी इंश्योर करवाना कि महिलाएं जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में जाकर ही, जैसे हॉस्पिटल्स, वहाँ पर ही बच्चे को जन्म दें। मदर और बच्चे की हेल्थ सुनिश्चित करना। अब इंस्टीट्यूशन में जाके डिलीवरी अगर होगी तो बेहतर ढंग से बच्चे और मदर की हेल्थ जो है वो इंश्योर की जा सकती है। दूसरा देखो, बहुत बार जो गरीब महिलाएं होती हैं ना, वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद काम करती रहती हैं, क्योंकि जीवन याचिका चलाना मुश्किल होता है गरीबी के कारण, तो वो प्रेगनेंसी के बावजूद काम करती रहती हैं। तो इस स्कीम को लॉन्च करने का एक मकसद ये भी था कि उनका जो वेजेस लॉस हुआ है ना प्रेगनेंसी के कारण, उसको कंपनसेट सरकार करे और वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ये तो हमने एसेंस की बात की, स्कीम है क्या। अब राइटर कहते हैं देखो, इस स्कीम का ना इम्प्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। पहली बात तो कवरेज कम है, जितना कवरेज होना चाहिए उसका सिर्फ 40% कवरेज हो रहा है। बहुत सारा डेटा है, इतना डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आंसर्स में मतलब लिखने के लिए इतना आपको याद होगा भी नहीं। एकदम बारीक से डेटा दे रखा है, कितना एलिजिबल महिलाएं 2017-18 में थी, 128.7 लाख। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कवरेज पूरा नहीं है, सिर्फ 40% कवरेज है और 60% महिलाएं जो हैं वो तो एक्सक्लूड हो गई हैं इस स्कीम का लाभ लेने से। अब दूसरी दिक्कत ये है, एलोकेशन भी कम हो रहा है। इवन जो एलिजिबल महिलाएं हैं ना, उनको भी तीनों इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिल पाती हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने कम पैसे एलोकेट किए हैं इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए। तीसरी दिक्कत ये है, एक अलग से स्कीम सरकार ने लॉन्च की, समर्थन, जिसके अंदर कई सारी स्कीम्स को मर्ज कर दिया। जैसे एक तो यही जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, जेंडर बजटिंग, रिसर्च ट्रेनिंग, इन सभी स्कीम्स को एक बड़ी स्कीम में मर्ज कर दिया गया जिसका नाम है समर्थ्या। लेकिन इस बड़ी स्कीम के लिए एलोकेशन सरकार ने उतना ही रखा जितना कि था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कम से कम भैया, आप दूसरी स्कीम्स को मर्ज कर रहे हो एक बड़ी स्कीम में, एलोकेशन तो आप ज्यादा कीजिए फंड्स का, लेकिन नहीं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, जबकि देखो स्टेट लेवल पे जब इस प्रकार की स्कीम्स है ना, उनका अच्छा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे तेलंगाना में है मैटरनिटी इंटाइटलमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत नाम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको केसीआर किट दी जाती हैं। केसीआर किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेबी ऑयल, सोप्स, मॉस्किटो नेट्स, ड्रेसेस। और डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, इस स्कीम में कवरेज भी ज़्यादा है जो तेलंगाना में है, और मैटरनिटी बेनिफिट भी ज़्यादा है, यानी पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और कवरेज भी ज़्यादा है, ज़्यादा महिलाएं को लाभ मिलता है इस स्कीम का। उड़ीसा की अलग से स्कीम है ममता स्कीम। इस स्कीम में ना 2 चाइल्ड बर्थ पर स्कीम का लाभ ले सकती हैं महिलाएं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना, उसमें सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पे स्कीम का लाभ ले सकती हैं महिलाएं। तो स्टेट लेवल पे जो स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं ना, ज़्यादा बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट हो रही हैं, उनका कवरेज भी ज़्यादा है, बढ़ोतरी है बेनिफिशरीज में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें बेनिफिशरीज की संख्या ड्रॉप हुई है 52%, जबकि उड़ीसा में जो स्कीम है उसमें बेनिफिशरीज की जो संख्या है 57% इंक्रीज हुई है। तो लास्ट में अब राइटर के द्वारा बोला जाता है, आप सुधार कीजिए। सुधार कैसे कीजिए? सबसे पहले तो आपकी जो ये स्कीम है ना, पहले बच्चे जन्म के बजाय 2 बच्चों के जन्म तक लागू होनी चाहिए, यानी दूसरे बच्चे पे भी महिलाएं इस स्कीम का लाभ उठा सकें, ऐसा प्रोविजन आप कीजिए। दूसरा, पैसे ज़्यादा दीजिए। देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1967 के तहत महिलाओं को ना मदर बनने पर कितने हफ्तों की छुट्टी मिलती है? 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलती है। तो 12 हफ्तों का आप वेज कंपनसेशन कीजिए ना। 12 हफ्तों का वेज कंपनसेशन कितना होगा? 15,000 होगा। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में यह भी बोला जाता है, जो भी देखो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं उनको आप पूरा कीजिए, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी फैलाइए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इस स्कीम का लाभ ले सकें। अभी ना इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए भी दिक्कत आती है, जो अथॉरिटीज़ है ना काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लेती हैं। जैसे आप मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड लेके आइए, हस्बैंड का आधार कार्ड लेके आइए, बैंक पासबुक, रजिस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। तो महिलाएं को दिक्कत होती है स्कीम का लाभ लेने से। तो आप इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल आसान कर दीजिए इस स्कीम का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना वो इस स्कीम का लाभ ले सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना एनालाइज किया जाता है
कि 2021 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही। 2021 में ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर बदलाव ये देखने को मिला। पहले हम दूसरे देशों के साथ या फिर ग्रुप्स के साथ सिलेक्टिवली एंगेज किया करते थे, यानी किसी किसी के साथ एंगेज किया करते थे, किसी के साथ नहीं किया करते थे। लेकिन 2021 में हमारी फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार से रही, हमने यूनिवर्सल एंगेजमेंट सीखा। आगे आगे आर्टिकल में आएगा भी, जो पहले आर्टिकल में मैं आपको बोल रहा था कि चाइना के साथ खराब रिश्तों के बावजूद चाइना के साथ हमने एंगेजमेंट नहीं छोड़ा, यूएसए के साथ अच्छे रिश्तों के बावजूद हमने रशिया के साथ अपने रिश्ते नहीं तोड़े, यूएसए के कार्सा एक्ट के बावजूद हम रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल एंगेजमेंट की आर्ट हमने सीख ली है, जिसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला 2021 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। वैसे देखो, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से 2021 का जो साल है ना, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रहा। कोविड-19 की महामारी के बावजूद हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने देखो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, दूसरे देशों में जाके उन्होंने ग्राउंड लेवल पर दूसरे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, दूसरे प्रीमियर्स के साथ एंगेज करने का काम किया। सबसे पहला चैलेंज तो 2021 में यूएसए से आया था। यूएसए में ट्रांजिशन हुआ था, ट्रंप राष्ट्रपति हट गए थे और बाइडेन राष्ट्रपति बने थे। तो विभिन्न देशों के जो लीडर्स थे वो चिंतित थे कि अब यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार से बदलाव आएगा। लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे ढंग से इवन यूएसए के नए राष्ट्रपति से एंगेज किया, बढ़िया ढंग से। क्वाड की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई बहुत ही जल्द बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ पर बाइडेन और मोदी की चर्चा हुई। फिर नेक्स्ट बड़ा चैलेंज आया चाइना से। ये चाइना वाला चैलेंज तो देखो पहले से ही है, 2020 से चला आ रहा है। बॉर्डर पर टेंशंस हैं। चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली इंडिया ने एंगेज किया, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मिलिट्रीली एंगेज किया। लेकिन बावजूद इसके देखो कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट अभी भी नहीं हुआ है, यानी कुछ जगहों पर चाइना की जो फोर्सेज हैं अभी भी LAC पर आगे हैं। इंडिया कोशिश कर रहा है चाइना की फोर्सेज पीछे जाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं जब चाइना के राष्ट्रपति की अगली टर्म शुरुआत होगी ना प्रेसिडेंट के तौर पर, तब जाके चाइना के राष्ट्रपति तो जो हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे पीस इस्टेब्लिश हो बॉर्डर पर, क्योंकि अभी वो चाइना की जनता के सामने कमज़ोर नहीं दिख सकते हैं। इसलिए जब तक उनकी अगली टर्म स्टार्ट नहीं होती है तब तक शायद बॉर्डर पर डिस्प्यूट का, यानी जो दोनों देशों की फोर्सेज आमने सामने हैं, इसका कोई सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलने वाला है। इसके बाद अफगानिस्तान की बात कीजिए। अफगानिस्तान एक बड़ा चैलेंज इमर्ज होकर आया फॉरेन पॉलिसी में। पहले तो हम यूएसए के साथ ही थे अफगानिस्तान के इशू पर, लेकिन एकदम से तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान की सत्ता पर। उसके बाद हमने तालिबान के साथ भी डायरेक्ट एंगेजमेंट किया पहली बार, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हों। अफगानिस्तान में अभी देखो पाकिस्तान, चाइना, तालिबान एक एक्सिस जो है ये इमर्ज होकर आ सकता है, जिसको सपोर्ट प्रोवाइड हो ईरान का भी, रशिया का भी। ये इंडिया को डर था, तो इसलिए इंडिया ने बहुत इंटेंसिटी के साथ एंगेजमेंट किया, इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में। इवन तालिबान को भी हमने डायरेक्ट मदद दी। अफगानिस्तान को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, मतलब वैसे सत्ता में तालिबान है, लेकिन तालिबान का नाम लिए बिना हमने ऐसी ऐसी बातें बोली जो तालिबान के अगेंस्ट भी नहीं थी और इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करती थी। जैसे हमने अफगानिस्तान के लोगों की आवाज़ उठाई, हमने टेररिज्म की आवाज़ उठाई। इसके अलावा देखो 2021 में हमने नेट जीरो एमिशन टारगेट के मुद्दे पर स्टैंड लिया। हमने कहा कि अगर हम पर प्रेशर डाला जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन से। देखो वो बात अलग है, इंडिया ने प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए और आपको पता भी है 2070 अब हमने टारगेट रख दिया है। 2070 आते आते हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि जितना कार्बन इंडिया से एमिट हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके अलावा आर्टिकल में ये भी कहा जाता है अगस्त 2021 में इंडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभाली तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दी थी। उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ पर बात की गई, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, एंटी टेररिज्म। इन सब इश्यूज़ पर आवाज़ उठा के इंडिया ने ये साबित करने की कोशिश की अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो इससे सिक्योरिटी काउंसिल को लाभ होगा, इससे UN को लाभ होगा। इसके अलावा देखो हम हाल ही में हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार की यात्रा पर गए और वहाँ पे जो मिलिट्री लीडर्स हैं जो अभी सत्ता में हैं उनके साथ एंगेज किया। हालांकि काफ़ी सारे
एक्सपर्ट्स ने अपनी आवाज़ भी उठाई कि ये इंडिया कैसे कर सकता है, इंडिया तो डेमोक्रेसी प्रमोट करता है हर जगह पे। लेकिन ये स्टेप भी देखो सही था। अब इंडिया ने सीख लिया है, ज़्यादा आइडियलिज्म के चलते कोई फ़ायदा होता नहीं है। दूसरे देश में जो भी सत्ता में है आप उसके साथ एंगेज करो इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले तो इंडिया ये बोलते था कि डेमोक्रेसी नहीं है आपके देश में, हम आपके साथ एंगेज नहीं करेंगे। बाद में इंडिया को समझ में आया अरे इससे फ़ायदा क्या होता है, इंडिया को तो नुकसान ही होता है ना, ये वैल्यूज़ आइडियलिज्म, इसके चलते नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं होते हैं। दो मेजर चैलेंजेस आज भी इंडिया के सामने हैं। पहला तो देखो चाइना, लद्दाख रीजन में अभी भी टेंशंस हैं। हाल ही में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 15 प्लेसेस के नाम भी चेंज किए। तो कैसे इंडिया लद्दाख रीजन में ये इंश्योर करेगा कि चाइना की जो फोर्सेस हैं वो वापस जाएं और 2020 में जैसा स्टेटस को था वो स्टेटस को फिर से आए, ये इंडिया के सामने बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। वहाँ पे तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है ना बिल्कुल धराशायी हो गई है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं हैं। इंडिया ने हालांकि मदद दी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में देखो आपको पता है आतंकवाद बढ़ता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इंडिया तो चूंकि नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान का, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इंडिया को काफ़ी खतरा है। अफगानिस्तान से ड्रग्स की जो स्मगलिंग है वो इंक्रीज़ हो सकती है, आतंकवाद की स्मगलिंग इंक्रीज़ हो सकती है। तो कैसे इंडिया इस चैलेंज से निपटेगा वो भी एक देखने वाली बात हो गई। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया 2021 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। अगला आर्टिकल देखो जीएसटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले साल ना अगस्त सितंबर में ना स्पेसिफिकली सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और ये डिसाइड हुआ था कि हम सरकार जो टेक्सटाइल और फुटवियर्स हैं ना उनके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी इंक्रीज करेगी। अभी फ़िलहाल देखो फाइनल जो जीएसटी लगता है ना टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर, फाइनल फैब्रिक पर, वो लगता है 5%। लेकिन देखो फाइनल फैब्रिक प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है ना उस पर ज़्यादा जीएसटी लगता है। जैसे मैन मेड फाइबर है, इसको खरीदने पर जीएसटी कितना लगता है 18%। यान है उस पर कितना जीएसटी लगता है 12%। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट पर जीएसटी कम है लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन कैसी होती है, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी हो तो इस सिचुएशन को कहा जाता है इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर। इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो इनपुट्स होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स होता है और फाइनल प्रोडक्ट पर कम टैक्स होता है। तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, एक तो देखो अगर मान लो हमारे देश में कोई मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, उसको रॉ मटेरियल परचेज करने पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो रॉ मटेरियल उसके लिए महंगा पड़ेगा अगर वो ज़्यादा टैक्स होगा रॉ मटेरियल पे। फाइनल प्रोडक्ट जो है उस पर कम टैक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरे देशों की कंपनीज के माल है ना वो इंडिया में ज़्यादा बिकेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इनपुट मटेरियल है यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उन पर टैक्स कम होता है, तो उनका फाइनल प्रोडक्ट सस्ता बनता है। तो लेकिन इंडिया में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैक्स है, तो इंडिया में जो प्रोड्यूस करेगा उसको तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा ना प्रोड्यूस करना। तो एक तो ये नुकसान होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कि आपकी देश की जो डोमेस्टिक कंपनीज है ना वो घाटे में आ जाती हैं, वो कम कॉम्पिटिटिव रहती हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स बनाने में ज़्यादा खर्चा आया है, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे खर्चा ज़्यादा हुआ है। दूसरा नुकसान देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फिलहाल के कंटेक्स्ट में ये है, देखो आपको पता है हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोडक्ट्स को अगर मैन्युफैक्चर करते हैं ना तो जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे टैक्स देते हैं उसको बाद में क्लेम कर देते हैं जब वो कपड़ा फाइनल बेचते हैं। इनपुट क्रेडिट का कंसेप्ट आपको जीएसटी में पता होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में बता भी देता हूं। जैसे देखो मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है, वो अपने कोर्स बेचता है, तो देखो उस कोचिंग सेंटर को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में खर्चा आया है। जैसे उसने डिजिटल टीवी परचेज किया है, डिजिटल टीवी जो आप बोर्ड देखते हो डिजिटल बोर्ड, वो मान लीजिए आया है 2 लाख रुपए का, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए में जीएसटी भी तो इंक्लूड होता है ना, उसने 28% जीएसटी दिया होगा। लेकिन ये जो 28% जीएसटी है ना वो जो कोचिंग सेंटर है ना वो इनपुट के तौर पे क्लेम कर सकता है सरकार से। अब क्लेम कर सकता है इसका मतलब सरकार पैसा देती नहीं है, इसका मतलब ये है जो स्टूडेंट्स जीएसटी जब पे करते हैं ना अपना,
और वो जीएसटी कोचिंग सेंटर को सरकार को देना होता है स्टूडेंट से इकट्ठा करके। तो जितना जीएसटी अमाउंट बनता है ना, उसमें से ये जो अमाउंट है ना काट लिया जाता है, जो कि कोचिंग सेंटर को खर्चा आया है पढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, उसने जो भी मटेरियल यूज किया जिस पे जीएसटी लगा है ना, वो जीएसटी क्लेम कर लेता है सरकार से और बोलता है कि देखो सर जी, हमारा भी तो खर्चा हुआ है ना, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, तो आप उस पे जीएसटी जो है हमें वापस दे दीजिए। वापस देने का मतलब सरकार वापस देती नहीं, लेकिन कोचिंग सेंटर ने स्टूडेंट से जो इकट्ठा किया है ना, वो कम करके देता है फिर सरकार को। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है इनपुट क्लेम करने का। तो मेरा मतलब कहने का ये था, यहां पर जब देखो इनपुट पर ज्यादा जीएसटी लगेगा तो मैन्युफैक्चरर कैसे क्लेम कर सकेंगे? फाइनल प्रोडक्ट पर कम जीएसटी है 5% और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे ज्यादा है 12%, 18%। तो जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो उनको जीएसटी क्लेम करने में दिक्कत आ रही थी सरकार से, बल्कि फंड्स का आउटफ्लो हो रहा था। तो इसे भी सरकार रेक्टिफाई करना चाहती थी। तो इसलिए पिछले साल सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि 1 जनवरी से हम टेक्सटाइल और फुटवेयर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी इंक्रीज कर देंगे। लेकिन ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि आप कैसे फाइनल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी इंक्रीज कर सकते हो, ये गलत है, हमारे कपड़े नहीं बिकेंगे, लोगों पे बर्डन आएगा। तो सरकार ने अब अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने मना कर दिया है कि 1 जनवरी से जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी हम इंक्रीज करने वाले थे वो नहीं होगा। सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, हमेशा की तरह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो देखेगा क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या जीएसटी स्ट्रक्चर हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो कम से कम पहले क्वार्टर तक तो फाइनल टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर जो जीएसटी है वो इंक्रीज नहीं होने वाला है। अब बात देखो ये है, राइटर का कहना है देखो आप सोच समझ के स्टेप्स लीजिए ना। आप पहले कहते हो इंक्रीज होगा, आप कहते हो नहीं होगा, तो फिर ऐसे ना पॉलिसी में आप इंस्टेबिलिटी आती है ना, तो इन्वेस्टर नहीं आते। इन्वेस्टर को लगता है कि क्या यार ये कभी कौन सी पॉलिसी लाते हैं, फिर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, फिर कोई पॉलिसी ले आते हैं। ये इन्वायरमेंट देश में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। आप स्टेबल पॉलिसी ला कर रखो। तो बस यही पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने जीएसटी से संबंधित डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।